स्टूडेंट, आप सभी का एपी स्टडी कॉमर्स एंड इंग्लिश गुरुजी चैनल में स्वागत है। आज हम जो है अंशों का हरण एवं पुनर्निर्गमन इससे संबंधित जो क्वेश्चन है उसको हल करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि अंशों का हरण एवं पुनर्निर्गमन कैसे होता है। तो ये जो थ्योरी है हम थोड़ा सा पढ़ करके समझते हैं, उसके बाद हम क्रियात्मक प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। जब अंशों को किस्तों पर निर्गमित किया जाता है तब प्रायः कुछ अंशधारी एक या अधिक किस्तों की रकम चुकाने में असमर्थ रहते हैं। इन परिस्थितियों में कंपनी दो उपाय कर सकती है। पहला तो दोषी अंशधारी पर न चुकाई गई रकम के लिए मुकदमा चला सकती है, और दूसरा उपाय है कि वह अंशों का हरण कर सकती है। कब करते हैं अंशों का हरण या मुकदमा कब चलाते हैं? तो यहाँ पर देखिए लिखा है कि अंशों को जब किस्तों में निर्गमित किया जाता है, मतलब एक आवेदन पर, आवंटन पर, प्रथम याचना, द्वितीय याचना, इस प्रकार से जब अंशों की राशि को ली जाती है। अब मान लीजिए कोई अंशधारी है, वो आवेदन पर, आवंटन पर तो राशि दे दिया, लेकिन याचना पर राशि चुकाने में असमर्थ है। उस स्थिति में क्या होगा? तो उस स्थिति में जो है याचना पर या आवंटन पर इस प्रकार से जो है बीच में वह राशि चुकाने में असमर्थ हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में या तो मुकदमा चला सकती है कंपनी उस अंशधारी के ऊपर, या फिर अंशों का हरण कर सकती है। ये दो जो है पॉइंट यहाँ पर निकल करके आता है। तो अंशों के हरण से आशय क्या है? हमको यहाँ पर प्रश्न के हिसाब से अंशों का हरण से संबंधित प्रश्न, क्रियात्मक प्रश्न मिलेंगे, तो उससे संबंधित चीज़ों को हम हल करते जाएंगे। अंशों के हरण से आशय तो कंपनी द्वारा पूंजी एकत्रित करने के लिए समय समय पर आवंटित अंशों को अदत्त राशि विभिन्न याचनाओं के माध्यम से अंशधारियों से मांगी जाती है। विभिन्न याचनाएं मतलब आवंटन पर, जैसे आवेदन जब प्राप्त होता है अंशों के लिए, तो अंशों के लिए आवेदन प्राप्त होता है तो स्वीकार कर लिया जाता है, और उसके बाद आवंटन कर दिया जाता है अंशों के लिए, अंशों को। फिर उसके बाद विभिन्न याचनाओं पर राशि मांगी जाती है। अब उस राशि को जब अंशधारियों से मांगी जाती है और कोई अंशधारी जो है उस राशि को भुगतान करने में असमर्थ होता है, वहाँ पर जो है समस्या आने पर अंशों का हरण किया जाता है। तो यहाँ पे लिखा है, देखिए, अदत्त राशि विभिन्न याचनाओं के माध्यम से अंशधारियों से मांगी जाती है। यदि कोई अंशधारी अंशों पर की गई आवंटन की राशि की मांग अथवा विभिन्न याचनाओं का भुगतान निश्चित अवधि के अंदर नहीं कर पाता है, तो कंपनी अपने अंतर नियमों के अनुसार उस अंशधारी का नाम अपने रजिस्टर से निकाल देना मतलब हटा देती है, और उनके द्वारा अंश के बदले दी गई उस समय तक की राशि जब्त कर लेती है। अगर पूरा राशि नहीं मिला है, आधा राशि मिला है, तो उस राशि को क्या करती है कंपनी? जब्त कर लेती है। इसे ही अंशों का हरण कहा जाता है। ठीक है। यदि अंतर नियमों में इस आशय की व्यवस्था नहीं की गई है, तो अंशों के संबंधी प्रावधान कंपनी अधिनियम 2013 की सारणी F, टेबल F में दिए हुए हैं। क्लियर हो गया? अब हम चलते हैं कि अंशों का जब हरण करेंगे तो उससे संबंधित पंजी प्रविष्टियां कैसे करेंगे। तो अंशों का हरण करते समय निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला है, देखिए, अंशों पर मांगी गई रकम। दूसरा, अंशों पर प्राप्त रकम, और अंशों पर अप्राप्त रकम। पहला क्या बोल रहा है कि अंशों पर मांगी गई रकम। मांगी गई रकम का मतलब होता है कि जितने भी अंश आवंटित किए गए हैं उन अंशों पर कितना राशि मांगी गई है, कुल। उसके बाद उस कुल में से कितना राशि यहाँ पे अंशों पर प्राप्त हुआ और कितना अप्राप्त है। अंशों के हरण समय उन अंशों पर जितनी राशि मांगी गई है उस राशि से अंश पूंजी खाता डेबिट किया जाता है। क्या बोल रहा है कि जितनी राशि मांगी गई है उतनी राशि से अंश पूंजी खाता को क्या करेंगे? हम डेबिट करेंगे। ठीक है। मतलब ये वाला अंशों पर मांगी गई रकम, मतलब कुल रकम से हम क्या करते हैं? अंश पूंजी खाता को डेबिट करते हैं, क्योंकि जब अंशों का हरण किया जाता है तो कंपनी की पूंजी कम हो जाती है। ऐसे अंशों से जितनी रकम प्राप्त हो गई हो उस रकम से अंश हरण खाता क्रेडिट किया जाता है। नीचे तरफ समाकलन पक्ष में जो अंश हरण खाता से करके लिखते हैं, तथा अप्राप्त रकम से आवंटन एवं याचना खाता क्रेडिट किया जाता है। जो भी राशि अप्राप्त है उससे हम क्या करेंगे? आवंटन एवं याचना खाता क्रेडिट मतलब समाकलन की ओर आएगा। इसका पंजी प्रविष्टि कैसे होगा अभी आगे हम पढ़ेंगे। सम मूल्य या अंकित मूल्य पर अंशों का हरण। सम मूल्य पर निर्गमित अंशों के हरण किए जाने पर अंश पूंजी खाता उस समय डेबिट किया जाता है
जिस राशि उस राशि से डेबिट किया जाता है जिस राशि को अंशों पर मांगा जा चुका है, जिस राशि को उन अंशों पर मांगा जा चुका है, ठीक है, तथा उन अंशों पर प्राप्त राशि से अंश हरण खाता क्रेडिट किया जाता है और अप्राप्त राशि से अंश आवंटन एवं याचना खाता क्रेडिट किया जाता है। कहने का तात्पर्य यह है, इस पंजी पृष्ठि से आप समझ सकते हैं कि अंश पूंजी खाता विकलन अंश आवंटन खाता से, अंश याचना खाता से, अंश हरण खाता से। यहाँ पर क्या हो रहा है, ये अंश हरण खाता से करके इसमें कौन सी राशि को लिखेंगे, तो हमको जो राशि प्राप्त हो चुकी है अंशधारी से, उस राशि को हम अंश हरण खाते से करके लिखेंगे। क्यों? क्योंकि उसी राशि को हमने क्या कर लिया, हरण कर। हरण करना मतलब आप साधारण शब्दों में समझ सकते हैं, हरण करना मतलब छीन लेना, छीन लेना उसको क्या बोलते हैं, हरण बोलते हैं, ठीक है, हरण करना। सीता हरण के बारे में रामायण की जब कहानी आप सुनते हैं, रामायण के बारे में टीवी में देखते हैं तो आप सुने होंगे माता सीता का हरण करके रावण ले गया था। तो हरण करना मतलब छीन लेना। उसी प्रकार हम अंशधारियों से भी अंशों की जो राशि होती है जब आवंटन की वो चुकाने में असमर्थ किया होता है, तो जितनी भी राशि वो पहले चुकाया रहता है उसको हम क्या कर लेते हैं, जब्त कर लेते हैं, जब्त कर लेते हैं, उसी को हरण बोलते हैं, ठीक है। तो उस हरण की गई राशि को, जब्त की गई राशि से हम जो है अंश हरण खाता को क्रेडिट करेंगे। अंश याचना खाता से, अंश याचना मतलब होता है, याचना में जब मांगते हैं कि प्रथम याचना, द्वितीय याचना, उससे संबंधित जो राशि रहेगा उसको हम अंश याचना खाता से करके लिखेंगे। और अंश आवंटन खाता से करके आवंटन में जो राशि हमने मांगी है और वो जो है भुगतान नहीं हो पाया है, तो उस राशि को हम जो है अंश आवंटन खाता से करके लिखेंगे। यहाँ पर से आप स्पष्ट समझ सकते हैं। नोट में लिखा है, अंश पूंजी खाते को विकलन उस राशि से किया जाता है जो राशि कंपनी द्वारा अब तक मांगी जा चुकी है। कंपनी द्वारा अब तक मांगी जा चुकी है का मतलब, आगे हम प्रश्न को जब हल करेंगे तो समझेंगे कि इसमें टोटल राशि, कुल जितने भी अंश है उस अंश की कुल राशि गुणित अंशों की संख्या को गुणा कर दिया जाता है, तो आ जाता है अंश पूंजी खाता की जो राशि है वो आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे हम जब क्वेश्चन को बनाएंगे तब समझ में आ जाएगा आपको। सम मूल्य पर जारी अंशों का हरण करते समय देखिए यहाँ पर इंग्लिश में भी लिखा है कि शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू शेयर कॉल अकाउंट टू शेयर फॉरफेटेड अकाउंट, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए शेयर कैपिटल अकाउंट मतलब अंश पूंजी खाता से में करेंगे अब तक मांगी गई कुल राशि से, और आवंटन खाता, अंश आवंटन खाता से करके जो है उसमें हम लिखेंगे आवंटन पर बकाया राशि से। आवंटन पर जो भी राशि बकाया है उस राशि से को जो है हमको लिखना है समाकलन पक्ष में। शेयर कॉल अकाउंट लिखा है मतलब अंश याचना खाता से करके याचना पर जो बकाया राशि अप्राप्त है उस राशि को हम याचना की जितनी भी राशि है उसको जितने शेयर पर अप्राप्त है उससे गुणा करके लिख देंगे। फिर यहाँ पर लिखा है शेयर फॉरफेटेड फॉरफेचर अकाउंट, तो अब तक प्राप्त राशि से, तो अब तक अप्राप्त राशि अब तक प्राप्त राशि से मतलब अंश हरण खाता से, तो अंश हरण खाता से करके अब तक प्राप्त राशि जितनी भी राशि प्राप्त की है उसको हम हरण कर लेंगे, उसी को हम यहाँ पर लिखेंगे। क्लियर हो गया। उदाहरण के क्वेश्चन से समझने का प्रयास भी कर सकते हैं या फिर हम सीधे जो है क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। सुशील जिसके पास 120 अंश मूल्य 100 रुपया, प्रत्येक के 1000 अंश हैं, ने द्वितीयक एवं अंतिम मांग जो कि 20 रुपये प्रति अंश है का भुगतान नहीं किया। कंपनी द्वारा इन अंशों का हरण कर लिया गया, आवश्यक रोजनामचा प्रविष्टियाँ कीजिए। तो यहाँ पर क्या होगा, हम पंजी प्रविष्टि करेंगे तो अंश, यहाँ पे पंजी प्रविष्टि ये दिया हुआ है कि अंश पूंजी खाता विकलन। अब प्रश्न में देखेंगे याचना पर है कि आवंटन पर है, ठीक। नीचे में हरण खाता तो आएगा ही सब में, इन दोनों को देखना पड़ता है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, जिसके पास 120 अंश मूल्य, इसका क्या है 100 रुपया, और कितने शेयर हैं 120 शेयर, किसके पास, सुशील के पास। प्रत्येक के 1000 अंश, प्रत्येक के 1000 अंश हैं, ने द्वितीय, अच्छा सॉरी, ये अंश मूल्य 100 रुपया 120 लिखा है, इसका मूल्य है प्रीमियम पर है, समझिए। ने द्वितीय अंतिम मांग जो कि 20 रुपये प्रति अंश है
का भुगतान नहीं किया। द्वितीय एवं अंतिम मांग 20 रुपये है, उसका भुगतान नहीं किया बोल रहा है। ठीक है, तो कंपनी के द्वारा इन अंशों का हरण कर लिया गया। और पंजी प्रविष्टि तो हम लिखेंगे अंश पूंजी खाता विकलन द्वितीय एवं अंतिम याचना खाता से, क्योंकि यहाँ पे प्रश्न दिया कि द्वितीय एवं अंतिम मांग को जो है भुगतान नहीं किया गया, तो द्वितीय एवं अंतिम मांग में कितना है 20 रुपये, 20 रुपये। ठीक है, 20 रुपये। और अंश कितने 1000 है, तो 20 रुपये गुणित 1000 करेंगे तो कितना हो जाएगा 20,000 हो जाएगा। ठीक है, 20 रुपये नहीं मिला तो 20,000 गुणित 20 गुणित 1000 कर दिए तो 20,000 हो गए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर अंश हरण खाता से करके लिख देंगे 80,000। ये 80,000 कहाँ से आया, तो देखिए 20 रुपये बस नहीं मिला था, बाकी 100 रुपये में से 80 रुपये मिल गया है। इसको आप ध्यान मत दीजिए, अभी इसको ध्यान दीजिए। अंश मूल्य 80 रुपये मिल गया, 80 गुणित 1000 करेंगे तो 80,000 हो गया। ठीक है, तो ये जो है इस प्रकार से पंजी प्रविष्टि इसका होगा। अंशों का हरण एवं पुनर्निर्गमन, इससे संबंधित जो प्रश्न है यहाँ पर देखिए 42 नंबर का क्वेश्चन को देखिए। 42 नंबर के क्वेश्चन से हम समझने का प्रयास करते हैं। वीरेंद्र के पास 50 वाले 50 अंश थे, मतलब 50 रुपये वाले 50 अंश थे, जिस पर उसने आवेदन की रकम रुपये 10 रुपये एवं आवंटन की रकम 20 रुपये चुका दी थी। वह याचना की रकम 20 रुपये नहीं चुका सका था। संचालकों ने उसके अंशों का हरण कर लिया। हरण संबंधी प्रविष्टि कीजिए। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि 50 अंश हैं, कितने रुपये वाले 50 रुपये वाले, उसमें से 10 रुपया आवेदन पर और 20 रुपया आवंटन पर उसने चुका दिया वीरेंद्र ने, लेकिन वह याचना की राशि जो 20 रुपया था उसको नहीं चुका पाया। तो नहीं चुका पाया तो इस राशि को हम लिखेंगे और जो राशि चुका दिया है उसको हम जब्त कर लेंगे अंश हरण खाता से करके। ठीक है, तो लिखेंगे अंश पूंजी खाता विकलन अंश याचना खाता से अंश हरण खाता से। इस प्रकार से जो है पंजी प्रविष्टि इसकी होगी। यहाँ पर देखिए अंश पूंजी खाता विकलन, अंश पूंजी खाता विकलन करके लिखेंगे टोटल कुल कितने अंश थे 50 अंश थे, रेट कितना था 50 रुपये, तो 50 गुणित 50 कर दिए तो कितना हो गया 2500। उसमें से अंश याचना खाते से तो कितना जो है नहीं चुका पाया, तो 50 शेयर में 20 रुपये के हिसाब से नहीं चुका पाया, तो 50 गुणित 20 कर दिए तो कितना हो गया 50 गुणित 20 कर दिए तो हमारा आ गया। ठीक है, तो 5 दूने 10, 1000 रुपये आ गया। और हरण खाता से करके लिखेंगे 50 गुणित 30, क्योंकि 20 रुपया यहाँ पर है ना, 10 रुपया आवेदन का और 20 रुपया आवंटन, इसको तो चुका दिया था, तो इसको हम जब्त करेंगे। तो जब्त करते हैं तो हम लिखते हैं अंश हरण खाता से करके 50 गुणित 30 करके लिख दें, 20 और 10 30 रुपया, तो यहाँ पर हो गया 5 या 1500 रुपये। तो ये जो है पंजी प्रविष्टि इस प्रकार से होगी। 50 अंशों का याचना की रकम जमा नहीं करने पर हरण कर लिया गया। क्लियर हो गया। वीरेंद्र की पुस्तकों में पंजी प्रविष्टि, ये हो गया 42 नंबर का प्रश्न, इस प्रकार से बनेगा। अब हम 43 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। 43 नंबर का प्रश्न क्या बोलता है कि सौम्या लिमिटेड ने 100 रुपये वाले अंशों का निर्गमन किया। उसने आवेदन के 10 रुपये, आवंटन के 50 रुपये प्राप्त कर लिए। आवेदन और आवंटन का राशि मिल गया, परंतु उसे 150 अंशों पर प्रथम याचना के 30 रुपये और द्वितीय याचना के 10 रुपये प्राप्त नहीं हुए। तो 10 रुपये मतलब 30 रुपये और 10 रुपये प्राप्त नहीं हुआ है। कंपनी ने इन अंशों का हरण कर लिया। हरण से संबंधित प्रविष्टियाँ कीजिए। ठीक है, 100 रुपये वाले था अंश, कितने अंश थे 150 अंश थे, जिसमें 10 और 50 रुपये की राशि जो है प्राप्त कर ली, आवेदन और आवंटन की राशि प्राप्त कर ली। तो इन दोनों की राशि को हम हरण खाते में डाल देंगे, अंश हरण खाता से करके 50 और 10 60, 60 गुणित 150 कर देंगे। बाकी प्रथम याचना खाता से करके 30 गुणित 150 करेंगे और द्वितीय याचना खाता से करके 150 मतलब 150 गुणित 10 करेंगे, है ना। तो इसको कैसे बनाएंगे देखिए,
यहाँ पर देखिए अंश पूंजी खाता विकलन, अंश प्रथम याचना खाता से 150 गुणित 30, क्योंकि प्रथम याचना में 30 रुपया, और अंश द्वितीय याचना खाता से तो 150 गुणित 10, क्योंकि 10 रुपया है। तो ये 15 तिया 45, 4,500 रुपया। और यहाँ पर 15 एकम 15 और 2 शून्य है तो 1500 हो गया। और अंश हरण खाता से 160 रुपये, तो 150 गुणित 60 कर दिए, तो 15 छक्के 90 और 2 शून्य है तो 2 शून्य लगा दिए, क्योंकि 150 रुपये जो है 60 रुपये तो हमको प्राप्त हो चुका था। ये देखिए आवेदन का 10 रुपये, आवंटन का, तो इसको हरण कर लिए, तो 50 10 60 रुपये हरण कर लिए हैं। ठीक है, तो हरण को जो है हमने यहाँ पर लिख दिया 150 गुणित 60 करके 9,000 रुपये हो गया। तो ये जो है पंजी प्रविष्टि 150 अंशों पर प्रथम एवं द्वितीय याचना राशि प्राप्त नहीं होने पर हरण किया गया। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है ये सौम्या लिमिटेड की पुस्तकों में पंजी प्रविष्टि बनेगा। अब क्वेश्चन नंबर 43 हो गया। क्वेश्चन नंबर 43 के बाद है क्वेश्चन नंबर 44। कृष्णा लिमिटेड ने 20 रुपये वाले 5,000 अंश 22 रुपये पर निर्गमित किए। अंशों की राशि निम्न प्रकार देय थी: प्रार्थना पर 6 रुपये, आवंटन पर प्रीमियम सहित 12 रुपये और प्रथम और अंतिम याचना पर 4 रुपये। मोहन, जिसके पास 200 अंश थे, याचना का भुगतान न कर सका और उसके अंशों का हरण कर लिया गया। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, कृष्णा लिमिटेड ने बोल रहा है कि 20 रुपये वाले 5,000 अंश 22 रुपये पर निर्गमित किए। कितने पर निर्गमित किए? 20 रुपये वाला अंश था, उसको ये 5,000 अंश को 5,000 उसकी संख्या थी, उसको 22 रुपये, 20 वाले को 22 रुपये, मतलब 2 रुपये जो एक्स्ट्रा हुआ वो प्रीमियम का है। ठीक है, तो ये प्रीमियम पर निर्गमित किया गया। अब अंशों की राशि निम्न प्रकार देय थी: प्रार्थना पर 6 रुपया, आवंटन, प्रार्थना पर 6 रुपया, आवंटन पर प्रीमियम सहित 12 रुपया। मतलब प्रीमियम सहित का मतलब प्रीमियम कितना, तो जो एक्स्ट्रा था 20 वो उसका ओरिजिनल रेट था और 22 रुपये में उसको बेचे, मतलब 2 रुपये एक्स्ट्रा। तो यहाँ पर आवंटन पर देखिए प्रीमियम सहित बोल रहा है 12 रुपये, मतलब ये 2 रुपये जो है इसमें का वो जो है प्रीमियम का है और 10 रुपये इसका है, आवंटन का है। ठीक है, प्रथम एवं अंतिम याचना पर 4 रुपये। मोहन के पास, मोहन जिसके पास 200 अंश थे, याचना का भुगतान न कर सका, तो मोहन का 200 अंश था वही जो है भुगतान नहीं कर सका, तो उसका जो है हम जो है पंजी प्रविष्टि करेंगे। क्लियर? तो याचना की राशि कितनी थी? 4 रुपये थी, तो 4 रुपये का भुगतान जो 4 रुपया है एक अंश का, मतलब याचना पर 4 रुपये देना था, 200 अंश के लिए नहीं दे पाया, तो 200 गुणित 4 कर दे, कितना हो गया? 4 दूने 8, 800 रुपये। तो यहाँ पर कैसे बनेगा देखिए, तो इसके लिए हम जो है क्या बोल रहा है कि पंजी प्रविष्टि कीजिए, हरण संबंधी प्रविष्टि कीजिए। अगर कि यहाँ पे जैसे 43 नंबर में क्या लिखा था, अंशों का हरण कर लिया, हरण संबंधित प्रविष्टि कीजिए, तो हरण से संबंधित प्रविष्टि कीजिए, मतलब केवल हरण के बारे में बोल रहे हैं, हरण से संबंधित प्रविष्टि कर लिए। लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहा है कि पंजी प्रविष्टि कीजिए बोल रहा है, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हमको पूरा पंजी प्रविष्टि करना पड़ेगा। देखिए कृष्णा लिमिटेड की पुस्तकों में पंजी प्रविष्टि: बैंक खाता विकलन, अंश आवेदन खाता से, आवेदन की राशि जो है प्राप्त हुआ, तो बैंक खाता विकलन अंश आवेदन खाता से, आवेदन पर राशि प्राप्त होने पर, तो 5,000 गुणित 6 ये कहाँ से आया, तो यहाँ पर से हम देखेंगे 5,000 अंश थे, 22 रुपये पर निर्गमित किया, लेकिन 5,000 अंश का आवेदन पर कितना, तो आवेदन पर 6 रुपया, तो 5,000 गुणित 6, 6 पंचे 30, 3,000 रुपये हो जाए, 6 पंचे 30 मतलब 30,000 रुपया। फिर आवंटन पर 12 रुपये, तो आवंटन पर 12 रुपये मतलब 12 पंचे 60, 60,000 रुपये होगा, जिसमें 2 रुपये जो प्रीमियम का है, तो 10 गुणित 5, 10 पछे 50,000 जो है ये आवंटन की राशि, और 2 से 5,000 को गुणा कर 10,000 जो है किसकी राशि, प्रीमियम की राशि। तो 50,000 10 12 है ना, 12 में 2 रुपये प्रीमियम का है, तो 2 रुपया का अलग से गुणा कर लीजिए, तो 2 गुणित 5,000 करेंगे तो 10,000 आएगा प्रीमियम की राशि, और ये 10 हो गया, तो 10 का 5,000 से गुणा करेंगे तो 50,000 हो रहा है, तो आवंटन की राशि 50,000 हो गया, प्रीमियम की राशि हो गया 10,000। ठीक, ये हो गया। और प्रथम एवं अंतिम याचना पर 4 रुपये मांगना है, तो 5,000 गुणित 4 करेंगे तो 5 चौक
20,000 रुपये हो गया। लेकिन प्राप्त कितने का हुआ उसको देखते हैं, तो 200 रुपये को माइनस करके बाकी का प्राप्त हो गया। तो 5,000 में जो है 200 रुपये घटा देंगे, तो 48 को गुणित 4 करेंगे तो जो प्राप्त राशि है वो पता चल जाएगा। ये बनाएंगे तो समझ में आ जाएगा आपको। यहाँ पर देखिए बैंक खाता विकलन अंश आवेदन खाता से, तो 5,000 गुणित 6 कर दिया आवेदन पर राशि, 5,000 गुणित 6 तो 30,000, 6 पंचे 30 होता है, तो 30,000 हो गया आवेदन पर राशि प्राप्त होने पर। अब इस राशि को हम अंश पूंजी खाता में डालेंगे, तो अंश आवेदन खाता विकलन अंश पूंजी खाता से 30,000 डाल दिए अंश आवेदन राशि अंश पूंजी खाते में अंतरित करने पर। फिर उसके बाद अंश आवंटन खाता विकलन अंश पूंजी खाता से, अब आवंटन की राशि प्राप्य होने पर, तो अंश आवंटन खाता विकलन अंश पूंजी खाता से अंश प्रीमियम खाता से। तो 10 रुपये जो है अंश 10 रुपये क्या था आवंटन का था और 2 रुपये प्रीमियम का था, तो अंश आवंटन खाता विकलन अंश पूंजी खाता से अंश प्रीमियम खाता से। तो 5,000 गुणित 10 किया तो 50,000 और 5,000 गुणित 2 कर दिए तो 10,000, ये प्रीमियम का 10,000 और पूंजी खाता करके 50,000 हो गया। अब आवंटन की राशि प्रीमियम के साथ प्राप्य होने पर क्या लिखेंगे, प्राप्य होने पर, प्राप्त नहीं प्राप्य होने पर लिखा जाता है, ठीक है, ये प्राप्य होने पर। अब हम चलते हैं बैंक खाता। बैंक खाता 5,000, ये क्या है आवंटन की राशि प्राप्त हो रहा है, तो बैंक खाता विकलन अंश आवंटन खाता से, तो 5,000 गुणित 12 मतलब 60,000 रुपये प्राप्त हो गया यहाँ पर से। ये 10,000 प्रीमियम का, 50,000 अंश पूंजी का, तो ये 50 और 10 60,000 प्राप्त हो, तो बैंक खाता विकलन करके लिख दिया अंश आवंटन खाता से आवंटन की राशि प्राप्य होने पर, प्राप्त होने पर। प्राप्य और प्राप्त अलग अलग है ना, यहाँ पे लिखे प्राप्य लिखे हैं, यहाँ पर प्राप्त लिखे है ना, ध्यान दीजिएगा। फिर उसके बाद अंश प्रथम व अंतिम याचना खाता विकलन अंश पूंजी खाता से, यहाँ पर क्या लिखे हैं कि 5,000 अंश थे, उसमें 4 रुपये के हिसाब से प्रथम और अंतिम याचना की राशि मिलेगा, तो 5,000 गुणित 4 कर दिए तो कितना आ गया, 5 चौक 20, 20,000 रुपये हो गए यहाँ पर। लेकिन हमको जो राशि मिले ये प्राप्य होने पर है। अब जब राशि मिले तो हम लिखे बैंक खाता विकलन, बैंक खाता विकलन, तो बैंक खाता जब विकलन लिखेंगे तो राशि जो है हमको 200 जो कम मिलेगा, क्योंकि प्रश्न में दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए प्रश्न में क्या दिया हुआ है कि मोहन जिसके पास 200 अंश थे याचना का भुगतान न कर सका। तो प्राप्य में तो हम लिख देंगे कि पूरा प्राप्य होना है, लेकिन वास्तव में नहीं हुआ, तो उतने को हम कम कर देंगे इस 200 को 5,000 में, तो 4800 की राशि प्राप्य हुआ, 200 रुपये 200 अंश की राशि प्राप्य नहीं हुआ। तो उसी का हम पंजी प्रविष्टि यहाँ पर किए हैं। ये देखिए क्या लिखे हैं, बैंक खाता विकलन 4800 गुणित 4, क्योंकि 4800 अंशों का मिल गया तो हम यहाँ पे 19,200 कर दिए। अब जो नहीं मिला उसको हम लिखे अदत्त याचना खाता, अदत्त मतलब नहीं प्राप्त हुआ, ठीक है, कालीन एरर, तो नहीं मिला, तो इसके लिए हम लिख दिए क्या 200 गुणित 4, 200 गुणित 4, 200 रुपये नहीं 200 अंश के लिए नहीं मिला 4 रुपये के दर से, तो 200 गुणित 4 मतलब 800 रुपये हमको नहीं मिला, इसको अलग से लिख दिए। अब यहाँ पर लिख देंगे अंश प्रथम और अंतिम याचना खाता से करके टोटल इन दोनों की राशि को यहाँ पर समाकलन पक्ष में लिख दिए 20,000, ठीक है। तो इस प्रकार से हमको बनाना है। अब इसके बाद एक काम और करेंगे, क्योंकि जो मोहन का जो 200 अंश था उसने तो याचना की राशि को नहीं पेमेंट किया, ठीक है, तो उनके जो अंशों का अंश है उसको हरण करेंगे हम, तो हम क्या लिखेंगे अंश पूंजी खाता विकलन 200 से, क्योंकि 200 रुपये की जो राशि है 200 जो अंश है उसकी राशि को वो भुगतान नहीं कर पाया, तो बाकी जो भुगतान किया है याचना को छोड़ करके उसको तो हम हरण खाते में डाल देंगे, और ये इसको भी हमको जो है पंजी प्रविष्टि करना पड़ेगा हरण करके, हरण की प्रविष्टि। तो अंश पूंजी खाता विकलन 200 गुणित 20, 200 गुणित 20, क्योंकि जो अंश था वो कितने रुपए का था, 20 रुपये का था, उसको 22 रुपये में निर्गमित किया गया है प्रीमियम के सहित। लेकिन हम जो है यहाँ पर प्रीमियम की राशि, यहाँ पर प्रीमियम की राशि को ध्यान नहीं देंगे। हरण करते समय एक नियम है कि अगर प्रीमियम की राशि हमको प्राप्त हो चुकी है, तो प्रीमियम की राशि अगर प्राप्त हो चुकी है तो हरण करते समय
उसको ध्यान ना देकर मूल जो राशि होती है, अंश की जो मूल राशि है, प्रीमियम सहित को छोड़ करके मूल राशि, जैसे अंश की मूल राशि कितनी 20 रुपये है, तो उस 20 रुपये के हिसाब से ही हमको हरण करना है, ना कि प्रीमियम राशि को जोड़कर। अगर प्रीमियम की राशि प्राप्त हो गई है उस कंडीशन में, ठीक है, ऐसा नियम है। हम आगे और एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको पूरा बताऊंगा, ठीक है। तो वहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर अंश की प्रीमियम राशि प्राप्त हो गई है। यहाँ पर देखिए अंश की प्रीमियम राशि कहाँ पर प्राप्त हुई है, यहाँ पर अंश प्रीमियम खाते से करके लिख दिए थे 10,000 का, और ये 10,000 हमको जो है आवंटन के समय प्राप्त हो गया है, मतलब टोटल 60,000 ले लिए हैं, ठीक है। इन दोनों को मिला करके 50 और 10 को, तो प्रीमियम की जब राशि प्राप्त हो जा रहती है, तो प्रीमियम की राशि अगर प्राप्त हो जाती है तो उसको नज़रअंदाज किया जाता है, उसको ध्यान नहीं दिया जाता है, ठीक है। तो हम भी अभी यहाँ पर ध्यान नहीं देंगे, केवल मूल राशि से करेंगे। तो मूल राशि कितने, 20 रुपये है, प्रश्न में दिया है मूल राशि कितनी है, 20 रुपये है, ये 20 रुपये वाले। अब अंश को 22 रुपये में निर्गमित किया, लेकिन 2 रुपये तो हमको प्रीमियम का मिल गया। तो जो भी प्रीमियम की राशि मिल जाता है और बाद में अंशों का जब हरण करते हैं, तो वो प्रीमियम की राशि को हम ध्यान नहीं देते, उसको भी डूब गया माना जाता है, क्योंकि प्रीमियम की राशि को कंपनी वापस नहीं लौटाती है, कंपनी वापस नहीं लौटाती है। क्लियर हो गया, उसको ध्यान नहीं देना है हमको, ठीक है। तो यहाँ पर प्रीमियम की राशि को हमको ध्यान नहीं देना है। तो ये क्या हो गया, तो अंश पूंजी खाता विकलन 200 गुणित 20 कर दिए तो 4,000। अब अंश प्रथम व अंतिम याचना खाता से जितने से हमको राशि नहीं मिला, तो 200 गुणित 4 रुपये के हिसाब से है, तो 200 अंशों पर नहीं मिला तो 4 गुणित 200 मतलब 800, और जितने पर मिला है तो उसको हरण खाता में डाल देंगे, तो 200 गुणित 16 रुपये, क्योंकि 20 रुपये में से हमको 16 रुपये मिल गया है, 4 रुपये बस नहीं मिला है 200 अंशों पर, ठीक है। तो 16 दूने 32 रुपये हमको मिल गया है, तो हरण में डाल देंगे उसको, अंश हरण खाता से करके 3200, और जो नहीं मिला है उसको हम डाल देंगे 4 गुणित 200 करके, तो 800 रुपये हो गया, ठीक है। क्लियर हो गया, ये जो है इस प्रकार से प्रश्न बनेगा, ठीक है। तो इसको विशेष ध्यान रखेगा, अगर प्रीमियम की राशि नहीं मिली होती उस समय हम क्या करते, प्रीमियम खाता अलग से खोल करके यहाँ पर दिखाते, अंश पूंजी खाता विकलन करके प्रीमियम खाता खोलना पड़ता और उसको फिर जो है दिखाना पड़ता, उसके बाद हम जो है इसकी पंजी प्रविष्टि करते। इसके संबंध में और अलग से मैं वीडियो लाऊंगा, उसमें बता दूंगा कि अगर प्रीमियम की राशि नहीं मिली है तो यहाँ पर प्रीमियम खाता हमको जो है खोलना पड़ता है, और अगर प्रीमियम की राशि मिल गई है तो प्रीमियम खाता खोलने की ज़रूरत नहीं है, उसको नज़रअंदाज कर दिया जाता है, ठीक है। प्रीमियम की राशि अगर नहीं मिलती तो क्या लिखते हैं, यहाँ पर अंश पूंजी खाता विकलन, और यहाँ पर लिखा था अंश प्रीमियम खाता विकलन, ठीक है। फिर उसके बाद ये सबको लिखते। क्लियर हो गया, तो इस टाइप से होता है। तो इसमें जो है कौन सा क्वेश्चन तक हो गया, ये जो क्वेश्चन नंबर 44 तक हो गया। नेक्स्ट में जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 45 को बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 45 भी छोटा सा है, आप देखेंगे तो इसी वीडियो के माध्यम से भी देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 में क्या लिखा है, ललिता ने 100 रुपये वाले 500 अंश योगिता लिमिटेड से 20 रुपये प्रति अंश प्रीमियम पर लिए। कंपनी द्वारा राशि इस प्रकार दिया है, 20 रुपये आवेदन पर और 30 रुपये आवंटन पर, और 30 रुपये आवंटन पर प्रति अंश प्रीमियम सहित, और 30 रुपये प्रति अंश प्रथम याचना और 40 रुपये प्रति अंश अंतिम याचना पर। ललिता सिर्फ आवेदन एवं आवंटन की राशि चुका पाई, अतः उसके अंश कंपनी ने अंतिम याचना के बाद जब्त कर लिया। हरण संबंधी प्रविष्टि कीजिए, केवल हरण संबंधी। तो यहाँ पर देखिए, अंश पूंजी खाता विकलन, अंश प्रथम याचना खाता से, अंश द्वितीय याचना खाता से, और अंश हरण खाता से। तो यहाँ पर अंश पूंजी खाता 500 अंश थे, 500 अंश एक अंश का रेट कितना था, तो 100 रुपये था। यहाँ पे 100 रुपये वाले 500 अंश, तो 500 गुणित 100 कर दिए। योगिता लिमिटेड से किसने लिया था, ललिता ने, इसमें स्पष्ट दिया है ना। तो 500 गुणित 100 कर दिए तो कितना हो गया, 5,000 का। उसमें से 20 रुपये प्रीमियम क्या बोलते हैं, 20 रुपये प्रति अंश प्रीमियम पर लिए, प्रीमियम पर लिया। कंपनी द्वारा इस राशि इस प्रकार दे, 20 रुपये जो है आवेदन पर, क्या बोल रहे हैं, आवेदन पर 20 रुपये और 30 रुपये प्रति अंश प्रीमियम सहित।
तो प्रीमियम सहित यहाँ पर देखिए प्रीमियम का मिल गया राशि, ठीक है। तो प्रीमियम का 20 रुपया प्रीमियम सहित, तो यहाँ पर प्रथम जिसका जिसका नहीं मिला उसको अलग से लिखेंगे और जो मिल गया उसको अलग से। तो प्रथम याचना का नहीं मिला और द्वितीय याचना का नहीं मिला तो हम लिख दिए अंश प्रथम याचना खाता से और अंश द्वितीय याचना खाता से, और जो मिला है उसके लिए हम लिख दिए अंश हरण खाता से। अब यहाँ पर देखिए मैं पिछले ही क्वेश्चन में मैं बताया था कि जब प्रीमियम की राशि मिल जाती है तो उसको नज़रअंदाज किया जाता है, उसको ध्यान नहीं दिया जाता। तो यहाँ पर भी वो चीज़ फार्मूला लागू होगा। अब कैसे लागू होगा, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि 30 और 20 और 30, तो 30 रुपये में अंश प्रीमियम सहित, तो प्रीमियम कितना का है, ये 20 रुपये प्रीमियम पर लिए, 20 रुपये प्रति अंश प्रीमियम पर यहाँ पर प्रश्न में दिया हुआ है, ठीक है। 20 रुपये प्रति अंश प्रीमियम पर यहाँ पर प्रश्न में दिया हुआ है, इसको आपको विशेष ध्यान देना है, ठीक। तो यहाँ पर आवंटन पर तो कितना राशि, तो 10 रुपये आवंटन पर रहेगा, 20 रुपये तो प्रीमियम का हो गया, प्रीमियम सहित बोल रहे तो 20 रुपये प्रीमियम का, 10 रुपये आवंटन का। तो प्रीमियम की राशि को जब हम उसमें हरण करते हैं तो नहीं लिखते हैं, तो 20 और यहाँ पे आवंटन का 10 रुपया, 20 रुपये तो प्रीमियम का जुड़ा है आवंटन में, तो 20 रुपये का हटाएंगे तो 10 रुपये बचेगा आवंटन का, तो 10 और यहाँ पे आवेदन का 20, तो 20 और 10 30 रुपया जो है आवेदन और आवंटन को मिला करके हो रहा है। इतनी राशि को हमको जब्त करना पड़ेगा क्योंकि इन दोनों की राशि हमको प्राप्त हो चुकी है। ये प्रथम यातना और द्वितीय यातना की राशि प्राप्त नहीं हुई है। तो जो राशि प्राप्त हुई उसको लिख दिए अंश हरण खाता से करके 500 गुणित 30, क्योंकि 20 रुपया आवेदन का और 10 रुपये आवंटन का। प्रीमियम की जो राशि होती है उसको छोड़ करके करते हैं ना, तो 50 गुणित 30 कर दिए, कितना हो गया 15,000 हो गया, 5 या 15 है ना, और ये 3 शून्य है तो 3 शून्य लगा 15,000 हो गया। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए 30 रुपये प्रथम याचना पर, तो 30 रुपये और 40 रुपये द्वितीय याचना पर, तो 500 गुणित कर दिए 30, प्रथम याचना 5 या 15,000 और द्वितीय याचना 500 गुणित 4 कर दिए तो कितना आ गया 20,000 हो गया, है ना। 500 गुणित 40 तो 20,000। तो इस प्रकार से जो है अलग अलग काउंट कर लेंगे और इस प्रकार से हमको लिख लेना है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए अंशों का प्रथम और द्वितीय याचना की राशि न मिलने पर अंशों का हरण किया गया। यहाँ पे नोट में मैं लिख दिया हूँ कि आवेदन की राशि जो है 20 रुपये प्रति अंश और आवंटन की राशि जो है 30 रुपये प्रति अंश है। तो आवंटन की राशि में प्रीमियम का 20 रुपया जुड़ा हुआ है। वास्तविक जो आवंटन की राशि है वास्तविक राशि आवंटन का 10 रुपये है, ठीक है, 10 रुपये अंश है। इसलिए जो यहाँ पर जो हमने ये जो 30 रुपये लिखा है इसमें 20 रुपये आवेदन का और 10 रुपये आवंटन का। जो प्रीमियम का जो मिला है उसको हमको ध्यान नहीं देना है, उसको छोड़ देना है, ठीक है, क्योंकि वो कंपनी उसको रख लेती है, ठीक। इसलिए जो है ऐसी प्रविष्टि करना पड़ता है। तो 20 और 10 30, तो हरण किए तो 30 रुपये के हिसाब से 500 गुणित 30 करके 15,000 ये हो गया। तो इस प्रकार से जो है ये प्रश्न बनेंगे, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है और आगे के जो क्वेश्चन है उसको देखेंगे। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।